हेलो फ्रेंड्स। तो आज है हमारा डे वन डीपी सीरीज़ का। ठीक है। तो आज हम लोग जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिवन वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ एन आइटम्स। हमारे पास एन आइटम्स है। ठीक है। और वेट्स और वैल्यूज की एरे दी हुई है। पुट दिस आइटम्स इन नैपसैक ऑफ कैपेसिटी डब्ल्यू टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक। हमें जो वेट्स को सैक में डालना है। ठीक है। सैक की कुछ कैपेसिटी है। हमें कुछ इस तरह से उन वेट्स को सैक में डालना है कि हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आए, मतलब जो वैल्यू आएगी एसोसिएट है वेट से। तो जो वैल्यूज आएगी वो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है। टेस्ट केस से समझेंगे बाद में हम लोग, अभी स्टेटमेंट समझते हैं। ऑल्सो गिवन एन इंटीजर डब्ल्यू विच रिप्रेजेंट द नैपसैक, जो कि मैंने कैपेसिटी की बात की। एक डब्ल्यू दिया होगा कैपेसिटी। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू subset of values such that the sum of weights in this subset is smaller than or equal to W. You can break an item, either pick the complete item or do not pick the item. तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि हम लोग या तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं या तो उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे पास दो ही चॉइस है, इसीलिए इसे जीरो वन नैपसैक बोला गया है। या तो हम लोग उसे चूज करेंगे या तो हम लोग उसे चूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये जो एग्जाम्पल्स है हम लोग हमारे नोट पैड में देख लेते हैं। तो यही है एग्जाम्पल। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनपुट दिया हुआ है n इक्वल्स टू 3। n मतलब जो वैल्यूज और वेट एरे है उसकी साइज। ओके। और जो w है वो है कैपेसिटी। एक सैक है हमारे पास। ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी दी है? 4 kg। क्लियर? और जो वैल्यू एरे है वो है 1 2 3 और वेट एरे है वो है 4 5 6। तो हमें इन वेट्स को इस सैक में डालना है। ठीक है। जिसकी कैपेसिटी है 4 kg। और हमें आउटपुट क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओके। तो वेट एरे जो दी है हमारे पास वो ये दी है 4 5 एंड 1। और जो वैल्यू एरे दी हुई है वो दी हुई है 1 2 3। तो 4 के करस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू है, 5 के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू है, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे। 4 जो है डब्ल्यू टी जो है वो लेस देन डब्ल्यू है। मतलब हम ये वेट उसमें डाल सकते हैं सैक में हमारे। मान लो चलो ये डाल दिया। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? वैल्यू हो गई 1। ठीक। और हमारे पास वेट कितना बचा? वेट बचा 0, क्योंकि पूरा का पूरा तो डाल दिया हमने। 4 4। क्लियर? तो वेट बचा 0। अब हम आगे डाल सकते हैं क्या वेट में? नहीं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1, किसके करस्पॉन्डिंग? 4 के। अब हम नेक्स्ट अगर हम देखें, सेम सैक है, 4 kg की कैपेसिटी है। क्लियर? सेम वेट एरे है, 4 5 1। और सेम वैल्यू एरे है। ठीक है। 1 2 3। अब मान लो मैंने 4 को नहीं डाला, 5 जो है 5 को चेक किया। तो वेट जो है वो ग्रेटर देन है डब्ल्यू से। जो हमारा सैक है कैपेसिटी, सैक की जो कैपेसिटी है उससे बड़ा है हमारा 5। तो वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट आया 1। तो 1 को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 3। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 3। और 1 इसमें चले गया तो बचा कितना हमारे पास? 3। ठीक है। 3 kg बचा। और वैल्यू कितनी हो गई? 3। पहले कितनी आई थी? 1। मैक्सिमम कौन सी हो गई? 3। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 3। बिकॉज अभी जो बचा वेट है 3 किलो, तो उसमें 4 और 5 तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो इस प्रॉब्लम की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जो आउटपुट है वो है 3। क्लियर? वैसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ n इक्वल्स टू 3, w इक्वल्स टू 3। और जो वैल्यू एरे है और वेट एरे दी हुई है। क्लियर? तो पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट टेस्ट केस क्लियर है। अभी सेकेंड टेस्ट केस। कैपेसिटी कितनी दी हुई है? हमारे पास दी हुई है 3 kg, जो कि बड़ा डब्ल्यू है। ठीक है। और वैल्यू एरे जो है वो क्या है? 1 2 3। वेट एरे क्या है?
ये है हमारे पास 4, 5, 6, ठीक है, सब करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 से। सो हम लोग चेक करेंगे कि वेट जो है हमारा वो छोटा है क्या? तो ये है, नहीं है। नेक्स्ट 5 पे आ गए, है, छोटा नहीं है। 6 छोटा नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो सैक है उसकी कैपेसिटी 3 केजी है, बट हमारे जो वेट्स है वो सारे के सारे बड़े हैं, तो हम लोग इसमें जो है ये वेट्स नहीं डाल सकते। इसीलिए जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, ज़ीरो। ये टेस्ट केस भी आई होप क्लियर हो। तो एक हम लोग खुद एक हमारी तरफ से टेस्ट केस देखते हैं जिसमें और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जो है ये एक टेस्ट केस देख लेते हैं। तो गाइस गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास है एक 10 केजी का सैक और है वेट एरे और एक वैल्यू एरे। और जो वेट और वैल्यूज है वो एसोसिएटेड है। 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 6 के करस्पॉन्डिंग 9 है। तो लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम 4। तो हमारा जो एक ये बिग वेट हो गया, बड़ा वेट हो गया, और ये वैल्यू हो गई। तो मान लो मैंने 4 को इंक्लूड कर लिया, इसको कर लिया इंक्लूड। अब मेरे पास वेट कितना बचा, 6 केजी। वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने 2 को भी इंक्लूड कर लिया, बिकॉज जो हमारा वेट है अवेलेबल वो बड़ा है हमारे 2 से, मतलब हम लोग उसमें डाल सकते हैं, क्लियर। तो ठीक है, हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना बचा अब, 4 केजी। वैल्यू कितनी है 2 के करस्पॉन्डिंग 2। नेक्स्ट हमारे पास 4 केजी अवेलेबल है। हम क्या 6 डाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वेट जो है हमारा वो बड़ा है डब्ल्यू से। तो जब ये कंडीशन होगी तब हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक। और जब वेट छोटा होगा डब्ल्यू से, तो ये कंडीशन है कि हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। अब हम आगे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। तो ये हम लोग 4 केजी बचा हमारे पास। अब 1 डाल सकते हैं क्या, तो 1 डाल सकते हैं। तो बचा कितना अभी, 3 केजी। अब मान लो मैंने 1 डाल दिया, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 6, क्लियर। कैन वी पुट 9, नो, बिकॉज अवेलेबल इज 3। सैक फुल हो जाएगा ना, सैक को हम लोग ओवरफ्लो नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3। 3 डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। तो वैल्यू ऐड कर दी और 3 माइनस कर दिया, ठीक। तो ये बचा कितना, 0, क्लियर हो गया। बैग इज फुल, नाउ वी कैन नॉट पुट एनीथिंग। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, 13। 13 इज द वैल्यू, ओके। अब हम लोग जो है और एक इसका केस देखेंगे कि हम लोग किस चीज़ को इंक्लूड करें, किस चीज़ को एक्सक्लूड करें। एक और एक केस देखते हैं। ये जो 13 आ गई वैल्यू, इसे एक बार याद रखना, हमारी वैल्यू 13 आई थी। इसे रब करते हैं हम लोग, हाँ कंडीशन रहने देते हैं। यहाँ क्या था, वेट था, ठीक। तो ओके, इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं हम लोग। मान लो मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मेरा डब्ल्यू कितना हो गया, 9 केजी। इफ आई सिलेक्टेड 1, वैल्यू कितनी हो गई, 1 के करस्पॉन्डिंग 6 है। पिछली वैल्यू क्या थी, 13 थी, ठीक है, ओके। अब मान लो मैंने 1 और 3 सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने 3 सिलेक्ट किया तो मेरे पास कितना बचा, 7, नो 6, एक सेकेंड, मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास कितना बचा, 6 केजी। 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 4, वो प्लस हो गई। आगे बात समझ में। अब ये जो 6 केजी है, अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 6 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 9 है। और मतलब अगर मैं 6 को ले लूँ होल, तो 9 जो है एक अच्छा खासा वैल्यू मिल जाएगा, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मान लो मैंने पूरा 6 ले लिया, मेरे पास वेट कितना बचा, 0, और ये आ गया मेरा वैल्यू 9। तो जो वैल्यू है हमारे पास वो टोटल कितनी हो गई, 19।
प्रीवियस कितनी आई थी 13, अभी आई है 19, मैक्सिमम कौन सा है 19। तो जो केस हमने ये वाला केस जो देखा है कि पहले 1 सिलेक्ट कर लो, फिर 3 कर लो, 6 कर लो, तो ये जो है मोर प्रॉफिटेबल है। क्लियर? 1 3 6 इज मोर प्रॉफिटेबल देन दैट प्रीवियस केस। ओके, तो ऐसे ही हम लोग आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं बार बार हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं। पहले तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमारा जो अवेलेबल वेट वेट है वो हमारी जो वैल्यू है, मतलब मान लो आई आइट्रेशन चल रहा है, आई जो है यहाँ पे है, जो आई पे जो वेट है वो हमारे अवेलेबल वेट से कम होना चाहिए। अगर कम है तो हम लोग उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे 6 जो अवेलेबल था, हम लोग 2 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे, 1 नहीं, एक एलिमेंट एक ही बार करना है, ठीक है। 3 भी कर सकते थे, तो हम लोग कर सकते थे, बट हमने क्या किया, 6 सिलेक्ट किया। तो हम लोग जो है अगर वेट छोटा है तो हम लोग उस आइटरेशन की जो वैल्यू है, उस पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो सिलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो 2 केसेस हो गए, ठीक है यहाँ पे। अब हम लोग क्या है, एक चॉइस डायग्राम बना के देख लेंगे। चॉइस डायग्राम मतलब रिकर्शन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो रिकर्शन अब मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम लोग बार बार 2 चीज़ कर रहे हैं। पहले तो कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन हमारा सही है तो हम उसके बेसिस पे चॉइस ले रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो एक क्लियर आइडिया ले लेते हैं हम लोग, एक क्लियर आइडिया। आपको 13 और 19 का समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक मान लो हमारे पास आइटम 1 है और इसका अगर वेट छोटा है हमारी कैपेसिटी से, और इसका अगर वेट, 2 चॉइसेस, अगर वेट बड़ा है कैपेसिटी से, पॉसिबिलिटी इज 2, तो अगर ये है तो हम सिलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस केस में हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इफ एल्स की बात आ गई यहाँ पे, इफ एल्स, ठीक है। अगर छोटा है तो सिलेक्ट कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, अगर बड़ा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, नहीं करना है। तो ये रिकर्सिवली हमें हर आइट्रेशन के लिए चेक करना है। तो आ गया रिकर्शन, जहाँ चॉइस वहाँ डीपी, ठीक है, क्लियर बात। चॉइस आ गई हमारे पास, तो डीपी की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिकर्सिव सोल्यूशन देख लेते हैं। तो रिकर्शन में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो पहले फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंट। इंट मतलब वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। आउटपुट क्या है हमारा, वैल्यू। तो इंट, मान लो मैं एक नैपसैक नाम दे दूँ उसको, इंट नैपसैक। हमारे पास गिवन क्या है, डब्ल्यू, देन वी हैव एन, देन वी हैव वेट एरे, ठीक, वी हैव वैल्यू एरे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब रिकर्सिव कोड में इंपॉर्टेंट होती है बेस केस। तो बेस केस के लिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एक बेस केस के लिए क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मिनिमम पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है या फिर मिनिमम पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है। 2 चीज़ें सोचेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल इनपुट मतलब इनपुट में आपको क्या दे रहा है, एन दे रहे हैं और डब्ल्यू दे रहे हैं। मान लो कि एन 0 दिया, मतलब मैंने वेट एरे और वैल्यू एरे आपको दी ही नहीं, तो जो आउटपुट है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जो वेट है डब्ल्यू, अगर एक केस में अगर मैंने आपको डब्ल्यू दिया ही नहीं, मान लो सैक ही नहीं दिया, तो आप किस में पुट करोगे और क्या वैल्यू निकालोगे, तो उसमें भी उन दोनों केस में जो वैल्यू है 0 आएगी। तो हमारा बेस केस क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो हमारा होगा बेस केस। तो इसमें बेस केस क्या होगा, कंडीशन के थ्रू लिखेंगे हम लोग एक। तो इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, और कंडीशन आएगी, दोनों में से कोई भी एक होगा तो आउटपुट 0 होगा। एन इक्वल्स टू 0, देन व्हाट वी हैव टू रिटर्न, रिटर्न 0, इंटीजर आउटपुट रिटर्न करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस केस।
नेक्स्ट जो हमने जो एक डायग्राम दिखा था, चॉइस डायग्राम, उसके करस्पॉन्डिंग कोड लिख लेते हैं। तो हमारी कुछ कंडीशंस थी। हमारी कंडीशंस ये थी कि इफ डब्ल्यू टी ऑफ आई, जो पॉइंटर है, अगर वो छोटा हुआ जो हमारा अवेलेबल वेट है उससे, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग करेंगे रिटर्न वैल्यू प्लस कर लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, आई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस कर ली मैंने, ठीक है। प्लस देखो, मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करूंगा मैं, इनमें से मतलब मान लो एन वैल्यूज है, एन वैल्यूज है, तो एन माइनस वन वैल्यूज में से अब मैं इनमें से मैक्सिमम निकालूंगा। एक तो मैंने सिलेक्ट कर ली, अब मैं इनमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालूंगा। एक और एक हम जब आगे एक सोल्यूशन देखेंगे, जब हम लोग मेमोराइजेशन या फिर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको एक ट्री दिखाऊंगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 4, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास बचे एलिमेंट में से निकालूंगा मैक्सिमम। मान लो मैंने 4 और 2 सिलेक्ट कर लिया, अब मैं 6 और 1 में से निकालूंगा मैक्सिमम। लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड 4, 2 एंड 6 एंड 1, तो मैं अब बचे 9, 3 और 10 में से निकालूंगा। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, उसमें रिटर्न करेंगे वैल्यू ऑफ आई प्लस जो रिमेनिंग है, रिकर्शन ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, जो रिमेनिंग है उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो सिलेक्ट करूंगा। तो इसका जो हम लोग एक सूडो कोड अगर लिखे, तो हम लोग ये रिटर्न करेंगे, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ, एक तो ये चीज़ हो गई वैल्यू ऑफ आई प्लस नैप सैक ऑफ, वेट में से जो हमने सिलेक्टेड वेट है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर। 1 मिनट। तो वेट में से सिलेक्टेड वेट माइनस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, और जो एन है, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे पास इतने नंबर्स हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कर लिया, अब मैं ऑपरेशन करूंगा रिकर्सिव एन माइनस वन पे। अगर मान लो मैंने 2 के करस्पॉन्डिंग कर लिया तो एन माइनस टू पे, 3 के करस्पॉन्डिंग कर लिया तो एन माइनस थ्री पे, ठीक है। तो अब मैंने एक के करस्पॉन्डिंग कर लिया, तो अब मेरा कोड क्या बनेगा, वेट हो गया, अब मैं एक माइनस कर दूंगा एन में से, अब हम पॉइंटर जो हमारा शिफ्ट कर दिए, नैपसैक ऑफ वेट पहले माइनस कर दिया, फिर एन माइनस कर दिया, और जो वेट एरे और जो वैल्यू एरे उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज पास हो जाएगी। ये एक चीज हो गई जब हमने उसे सिलेक्ट किया। अब और एक जो है, जब अगर हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया, नैपसैक ऑफ वेट माइनस वेट, अब माइनस नहीं होगा वेट, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही नहीं किया वो, एन माइनस वन हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, एन माइनस वन होगा बिकॉज हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर। और वेट एले और जो वैल्यू एरे है वो एज इट इज जाएगी। अब ये जो कोड है वो किस किस ब्रांच के लिए हो गया था, हमने देखा था एक आइटम वन है, तो आइटम वन में अगर वेट छोटा हुआ, कैपिटल वेट मतलब कैपेसिटी से, तो हमने देखा था हम दो पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करेंगे और नहीं करेंगे। तो अगर मान लो मैंने सिलेक्ट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मैक्सिमम वैल्यू आई होगी, आगे ट्री और बड़ा होगा। और अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मैक्सिमम वैल्यू आई होगी। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आगे आइटरेट होगी, ठीक है। तो ये जो है ये मैक्सिमम, तो यही हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। मैथ डॉट जो मैक्स है, हम लोग मैथ डॉट मैक्स सिलेक्ट करने पे वैल्यू प्लस नैपसैक डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ आई कॉमा एन माइनस वन, ये एक चीज़ हो गई। ये जो है ये ब्रांच का कोड हो गया, मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये जो है ये ब्रांच का कोड हो गया। ये वाला जो है, ये जो है ये कोड, ये हो गया हमारा इस ब्रांच के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट ये जो था, एक कलर चेंज कर दूं, और ये जो हमारा कोड था ये हो गया उस केस में जब हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया। दो ऑप्शन थे हमारे पास, सिलेक्ट करने का और नहीं करने का। तो करने का तो ये हो गया, नहीं करने का जो है वो ये हो गया। हम लोग उसे और क्लियरली जब कोड करेंगे तब और क्लियरली एक बार देख लेंगे, ठीक है।
अब और एक ब्रांच बची थी हमारे पास, पहले इसे रब कर दूं मैं। ठीक है, एक आइटम वन है, ये वेट लेस देन वेट, वेट ग्रेटर देन वेट, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आया था हमारा, मैक्सिमम ऑफ, मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मेरी एक वैल्यू प्लस हो जाएगी उस पॉइंटर की, प्लस हम रिकर्सिव कोड फिर से लगाएंगे n माइनस वन एलिमेंट के लिए, नैपसैक ऑफ जो वेट है उसके करस्पॉन्डिंग वेट मैंने माइनस कर दिया वेट एरे में से, मतलब जो कैपेसिटी है उसमें से जो वेट ऑफ आई था वो माइनस कर दिया, ठीक। और जो n थी, n की वैल्यू कम हो गई, n माइनस वन पे लगाएंगे अब हम लोग सेम अप्रोच, और हम फिर वेट एरे और वैल्यू एरे पास कर दी। क्लियर हो गई बात? ये जो हो गया हमने सिलेक्ट किया तब की बात। और एक जब हमने सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, नैपसैक ऑफ वेट एज इट इज, जो वेट है हमारा वेट एज इट इज रह जाएगा, n माइनस वन होगा, और क्या होगा, वेट एले और वैल्यू एरे वो पास हो जाएंगी। तो ये हो गया दो चीज इस ब्रांच के लिए। अब इस ब्रांच के लिए क्या होगा, ये सिलेक्ट नहीं करना है ना, तो नहीं करने का कोड तो ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कोड, रिकर्सिव सॉल्यूशन। अब इसे हम लोग एडिटर में देख लेते हैं, ठीक। फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट अप्रोच मतलब उसे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, अभी हम लोग इसका कोड करते हैं, कोड में और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो स्टैटिक हमें दिया हुआ है, तो हम लोग स्टैटिक से स्टैटिक रेफरेंस ही कर सकते हैं, नहीं तो हमें एरर फेंक देगा कि बोलेगा कि तुमने स्टैटिक से अनस्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करने की ट्राई की, ठीक। तो हमने ये लिखा था, knapsack static int knapsack int w int n, ठीक, int वैल्यू, ये हमारे पास गिवन इनपुट्स है, int वेट, ठीक है। तो ये जो है हमारे गिवन इनपुट्स है। सबसे पहले हम लोग बेस केस लिखेंगे। तो इफ हमने बेस केस डिस्कस किया था, एन अगर जीरो हो जाए या फिर और कंडीशन वेट अगर हमारा जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न होगा जीरो। तो ये जो है मिनिमम पॉसिबल इनपुट है और ये उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है। मिनिमम पॉसिबल इनपुट कैन बी n इक्वल्स टू जीरो एंड w इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा चॉइस डायग्राम का कोड है, ठीक है। मैं कमेंट भी कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमेंट में ये हमारा हो गया बेस कंडीशन। अब ये हम लोग लिखेंगे चॉइस डायग्राम का कोड, ठीक। इफ हमारा जो वेट ऑफ n माइनस वन है वो अगर छोटा हुआ या इक्वल हुआ वेट के, जो हमारा गिवन वेट है कैपेसिटी, अब यहाँ पे वेट क्या, डब्ल्यू का डिनोट कर रहा है कैपेसिटी, डब्ल्यू टी जो है डब्ल्यू टी एरे है, हमने स्टार्ट किया है n माइनस वन, मतलब जो एरे जो है जीरो से n माइनस वन तक होती है इंडेक्सिंग, तो इसलिए हमने n माइनस वन यूज किया है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने उसे चूज किया तो ये छोटा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट ब्रांच वाला कोड हो गया, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, मैट डॉट मैक्स। तो ये जो मैंने लिखा था ना, हम लोग इसका इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करेंगे, ठीक। तो मैट डॉट मैक्स ऑफ वैल्यू ऑफ n माइनस वन, वैल्यू पहले प्लस करेंगे, प्लस नैपसैक ऑफ, ये जो रिमेनिंग पे लगा रहा हूँ, अब मैं रिकर्शन काय पे लगा रहा हूँ, रिमेनिंग पे,
ith ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैंने उसे सिलेक्ट किया nth एलिमेंट को, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिमेनिंग वाले पे रिकर्सिवली आइटरेट कर रहा हूँ। रिकर्सिवली मतलब उन एलिमेंट्स को उसमें भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पॉइंटर शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंटर शिफ्ट होके वेट, अब मेरा वेट क्या होगा, वेट मेरा माइनस हो जाएगा w माइनस डब्ल्यू टी ऑफ, अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया एलिमेंट तो उसमें से वेट माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा वेट। नेक्स्ट हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है n माइनस वन। तो n की वैल्यू एक छोटी कर दी मैंने। नेक्स्ट आएगा हमारा वैल्यू एरे कॉमा वेट एरे। तो ये तो एज इट इज पास करना ही है। तो ये फर्स्ट हमारा वो हो गया, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा जो मैक्सिमम है उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। ये वो कंडीशन है जब हमने उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, और जब नहीं किया तब नैपसैक ऑफ वेट तो एज इट इज रहेगा। जब मैंने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया तो मैं वेट में से माइनस नहीं करूंगा। वैल्यू वेट एन माइनस वन होगा क्योंकि हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक। वैल्यू एरे कॉमा वेट एरे, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, आई विल लुक इट, ठीक है, मैं देख लूँगा उसे। ये हो गया हमारा चॉइस का। अब एल्स में हमारी जो सेकंड ब्रांच थी, हम उसका कोड कर लेते हैं। यहाँ से नॉर्मल रिटर्न करेंगे, मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक। तो मैंने जब सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आएगा नैपसैक ऑफ w कॉमा n माइनस वन कॉमा वेल कॉमा वेट एज इट इज। जब मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने उसे नेग्लेक्ट ही करना है, तो ये कोड आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकर्सिव कोड। अभी इसे रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर वेरर तो नहीं है भाई। तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा सा टाइपो था, ठीक है, तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया उसको। तो आप देख सकते हो रिकर्सिव कोड जो है हमारा चल गया है। अब हम अगर इसे सबमिट करके देखते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सबमिटिंग। तो जब मैंने इसे सबमिट किया तो यू कैन सी एक एक मोमेंट पे जाके टीएलई दे दिया, टाइम लिमिट एक्सीडेंट। तो अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है मेमोराइजेशन की, ठीक है। मैं आपको रीज़न भी बता दिया क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है। एक टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, ठीक है। अब जो ट्री की बात की थी मैंने, वो ट्री दिखाता हूँ। तो ये था वो ट्री। मैं मेमोराइजेशन की क्यों अभी नीड पड़ी, एक मिट गया है शायद। तो यहाँ पे था के ऑफ 0,2। तो देखो हमने जब रिकर्सिव कोड चलाया तो टीएलई आ गया फॉर रिकर्सिव, ठीक है। देखो कंप्यूटेशन जो है वो, फॉर एग्जांपल ये ट्री अगर और बड़ा होता तो K01, K11, K00, ये सेम चीज़ें इस ब्रांच में है और ये सेम चीज़ें इस ब्रांच में भी प्रेजेंट है। यू कैन सी K11, K10, K00, K01, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, तो K इज नैपसैक रिप्रेजेंटिंग, ये जो है N कॉमा W। N जो है हमें गिवन था, W जो है वेट है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशंस है, जो हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं एक ही चीज़, तो उस कैलकुलेशंस को अगर मैं मान लो कैलकुलेट करके एक टेबल में स्टोर कर लूँ, मान लो इसका वैल्यू आया कुछ वन, 1,1 का वैल्यू 1,1 इज हियर। तो मान लो मेरा वैल्यू आया 1,1 और ये जो वैल्यू है कुछ आया 11। अब मेरा 0,0 का वैल्यू आया 2 और मेरा अगर 0,1 का वैल्यू आया 4, ठीक। तो अब मैं यहाँ से, जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ से सीधा एक्सेस कर लूँगा, मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ कंडीशन की, या फिर जो हमने और भी कंडीशंस लगाई उसकी नीड नहीं होगी। तो मैं ये जो है ये यहीं से उठा के सीधा वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। तो ये होता है मेमोराइजेशन। अब ये जो होता है ये बॉटम अप अप्रोच होती है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एन कॉमा एन से फिल करना चालू करते हैं, तो हमने देखा था लास्ट से फिल करना चालू करते हैं, ठीक। तो हम लोग बेसिकली मेमोइजेशन मतलब क्या है, जो टीएलई आ रहा है रिकर्शन में, कंप्यूटेशंस, रिपीटेटिव कंप्यूटेशंस की वजह से, उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग जो कंप्यूटेशंस जो है वो स्टोर कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे, और जब वो इंडेक्सेस वापस रिटर्न आते हैं तब उन इंडेक्सेस को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करके वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, ठीक। तब बेसिक से उसका कोड है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि रिकर्शन, मेमोराइजेशन वगैरह क्या होता है, तो आप थोड़ा सा एक बार बस आइडिया लेके आना, ठीक। तो ये अब हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। इंट मेमो नाम रखते हैं उसका, ठीक। और ये हो गया न्यू इंट। तो अब हम लोग 101 रख रहे हैं, दो केसेस है इसमें, देखो कंस्टेंट क्या है यहाँ पे, मैंने कंस्टेंट के हिसाब से ये डाला है, ठीक है। अगर हम लोग कंस्टेंट अगर बड़े होते, देखो कंस्टेंट क्या है, 1000 है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अगर कंस्टेंट और बड़े होते तो हम लोग जो है चेंजिंग वेरिएबल्स, अब चेंजिंग वेरिएबल नया टर्म यूज कर दिया मैंने, तो चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है, चेंजिंग वेरिएबल्स है यहाँ पे एन कॉमा डब्ल्यू, ये जो है हर इसमें चेंज हो रहा है, ये जो है चेंजिंग वेरिएबल्स है। तो हम लोग हमेशा जो मैट्रिक्स है वो इस साइज की बनाते हैं, n+1 की और w+1 की, तो मैट्रिक्स बनती है हमारी इस साइज की, ठीक। चेंजिंग वेरिएबल्स के साइज की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये बन गई। अब मैंने इसको यहाँ पे कंस्टेंट यूज कर लिया क्योंकि कंस्टेंट छोटे थे, तो ये बन गए हमारी मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हल्का सा चेक लगा देंगे, ये 101 मेमो है, हल्का सा चेक लगाना, इफ मेमो ऑफ जो एन कॉमा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -1, इसको हमें मेमो को -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक। इज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर -1 नहीं है मतलब कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे होगी, मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कंप्यूट हुआ होगा, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे मेमो ऑफ एन एम। क्लियर हो गया। तो और जब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ये फर्स्ट काम हो गया। और जब हम लोग कोई भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्टोर भी करना है, हमें दो चीज़ें करनी है, स्टोर भी करना है और रिटर्न भी करना है। तो अब स्टोर करेंगे तो रिटर्न करने से पहले मान लो मैंने एक छोटा वाला एन कॉमा nth इंडेक्स के लिए कर लिया कंप्यूटेशन, अब मैं उसे स्टोर कर रहा हूँ। स्टोर कैसे करेंगे, मेमो ऑफ एन कॉमा डब्ल्यू, इट्स नॉट एन कॉमा डब्ल्यू, चेंजिंग वेरिएबल्स एन कॉमा डब्ल्यू। अब मैंने इसे चेंज कर लिया, मतलब स्टोर कर दिया मैट्रिक्स में, उस इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। अब जब कभी भी वापस वो इंडेक्स आएगा तो उस इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया हमारा मेमोइज्ड कोड। अब सबमिट करने से पहले हमें पहले जो हमारी मेमो मैट्रिक्स है उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इनिशियलाइज कर लेते हैं -1 से। क्लियर, प्लस प्लस, ठीक, मेमो ऑफ आई जे, ये होगी हमारी इनिशियलाइज। यहाँ से हम लोग नैपसैप को फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे, वेट डब्ल्यू जो है हमारा क्या जाएगा 4, और एन जो है हमारा 3 अकॉर्डिंग टू टेस्ट केस एग्जाम्पल वन, ठीक। वैल्यू आ जाएगी, वेट एरिया जाएगी, तो एन इक्वल्स टू 3 जो है मतलब 0 1 2 इंडेक्स है, तो 2 के लिए पहले काम होगा। तो पहले मैट्रिक्स जो है चेक कर लेगी कि क्या 2 कॉमा जो हमारा वेट है मतलब 2 3 के लिए पहले कैलकुलेशन हो चुकी है, जो मैंने यहाँ पे के यूज़ किया हुआ है, 2 3 मैंने बोला। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल मान लो 0 0 के लिए क्या कैलकुलेशन हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो वो उस मेमो में -1 जो है वो नहीं होगा, वहाँ पे कोई वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू पे जाके डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये कोड हो गया, ठीक। ये जो हो गया हमारा चॉइस डायग्राम का कोड। तो रिटर्न करने से पहले हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ये हो गया हमारा मेमोइज्ड कोड, ठीक।
ये हो गया हमारा मेमोइज्ड कोड। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। समझ आया ना? कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। अच्छा, ब्रैकेट्स। कैन नॉट फाइंड सिंबल RETURN रिटर्न मैम N कॉमा W। तो देखो, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, टेस्ट केस पास कर रहा है। अब आप देखना, हो गए हमारे सारे टेस्ट केस पास। ठीक है। तो थोड़ा सा मेमोराइजेशन की नीड इसलिए पड़ती है कि हम लोग जो रिपीटेटिव जो कैलकुलेशन करते हैं उसे अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा मेमोराइजेशन का नीड होता है। ठीक। अभी एक सिनेरियो और बनता है यहाँ पे। लेट अस फर्स्ट क्लियर दिस। ओके। देखो, अ, जब हम कोई भी रिकर्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक जो है स्टैक बनती है। ठीक है। अ, एक रिकर्सिव स्टैक बनती है। तो जब ये स्टैक फुल हो जाती है, ठीक, तो हमें एक एरर आता है, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक। ये आता है एरर हमारा रिकर्सिव अप्रोच में। क्लियर हो गया? रिकर्सिव अप्रोच में हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर आने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो ये नहीं आया है अभी तो, मतलब ज़्यादा सिनेरियोज में हमारा मेमोइज्ड कोड चल जाता है। ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में जो है नहीं चल पाता है, जहाँ पे जो है मतलब होल्डिंग जो होती है, होल्डिंग ज़्यादा है। अगर मान लो होल्ड ज़्यादा टाइम तक करके रख रहे हैं, लेट्स से इसको हमने स्टैक पाइल, ये गया इसमें, ये गया इसमें, ये गया इसमें, ये गया इसमें, अब इसके लिए जगह ही नहीं बची। ठीक। तो ये देगा हमें स्टैक ओवरफ्लो का एरर। ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो। अब इससे बचने के लिए हम लोग जो है आइटरेटिव कोड लिखते हैं डीपी में। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिख के देख लेते हैं एक बार, हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या करना है। जब हम आइटरेटिव कोड लिखेंगे तो हम लोग जो है एक एक हमें मैट्रिक्स फिर से लगेगी, क्योंकि स्टोर तो करना ही पड़ेगा कंप्यूटेशन अवॉइड करने के लिए। ठीक। अभी हम लोग जो बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे थे, अब हम टॉप डाउन करेंगे। तो हमें बस बेसिक्स थोड़े से चेंजेस करने हैं। जो एन कॉमा डब्ल्यू हम लोग यूज कर रहे थे ना, जो चेंजिंग वेरिएबल्स है, अब वो हो जाएंगे आई कॉमा जे। और बाकी सारा का सारा जो सिंटैक्स है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, वो सेम रहेगा। कंडीशन विल बी सेम। और जो केसेस है वो भी सब सेम रहेंगे। कि ये जो हमारा आइटम वन है, इफ जो डब्ल्यू टी है, डब्ल्यू टी ऑफ आई, इफ इट इज लेस देन डब्ल्यू, देन दो ऑप्शन सिलेक्ट करने का और नहीं करने का। ठीक। और अगर डब्ल्यू टी ऑफ आई अगर यही बड़ा हो जाए डब्ल्यू से, तो फिर से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो हमें सिलेक्ट नहीं कर सकते। सेम कंडीशंस रहेगी, बस हमें फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। और बस एन कॉमा डब्ल्यू को आई कॉमा जे में रिप्लेस करना है। इन शॉर्ट रिप्लेस ही कर देना है हमें। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। तो कोड में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे उसे हम लोग क्या करते हैं अभी, आइटरेटिव बना लेते हैं। ठीक। तो इसे फिर से लिख लेते हैं हम लोग, डिलीट। ये जो हम अब एरे बना रहे हैं वो उसको बनाएंगे हम लोग अंदर में।
क्लियर? ठीक। तो अब आई डोंट थिंक सो कि मेमोराइज करने की मतलब इनिशियलाइज करने की नीड होगी, क्योंकि देखो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो एक मैट्रिक्स बनेगी, इसका नाम रखते हैं डीपी। डीपी, इसका साइज क्या होगा? चलो इस बार हम लोग चेंजिंग वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। एन प्लस वन कॉमा डब्ल्यू प्लस वन, ये रख दिया मैंने। ये हो गया हमारा डीपी और उसका साइज। डीपी हमने बना ली। फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो टू आई लेस देन एन, लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस फॉर int j equals to 0 to j less than n, j less than equals to w, जो चेंजिंग वेरिएबल्स है उस पे लगेगा हमारा फॉर लूप j प्लस प्लस। पहले क्या था, हमें क्या करना था, मैंने क्या बोला, हमें n को i से और w को j से बस रिप्लेस करना है, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज रहेगी। ये थी हमारी बेस कंडीशन, जो कि थी, जो कि क्या थी, चलो बेसिकली क्या थी, अगर n जीरो हो जाए और w हो जाए जीरो, ठीक, तो हमें रिटर्न क्या करना था, जीरो करना था। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, जो ये हमारी मैट्रिक्स है, तो ये है जीरो, ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा जीरो इनिशलाइज हो जाएगा, और की बात थी। तो ये है हमारा एन, ये है हमारा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ये हो गया एन, जीरो जीरो जीरो। अभी लेट से मैं इसको समझा के दिखा दूँ, जीरो वन टू थ्री, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ उसको, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये बना रहा हूँ मैं मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू लेट से, तो ये ज़ीरो वन टू थ्री, ज़ीरो वन टू थ्री, ये हो गया हमारा एन, ठीक। अब मान लो एन ज़ीरो डब्ल्यू ज़ीरो, तो हमने पता था कि आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो। अब एन ज़ीरो, एन मतलब मैंने एरे ही नहीं दी है आपको, ये जो है वेट कैपेसिटी वाला वेट है सैक का, रिमेंबर। तो अगर मान लो मैंने एरे ही नहीं दी है, वेट एरे ही नहीं दी है, तो बैग की कैपेसिटी मान लो वन है, 1 kg है, मैंने आपको एरे ही नहीं दी, वेट्स ही नहीं दिए, तो आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक, क्योंकि ये तो ब्लैंक्स है, तो ये जो वेट एरे है, ये जो कुछ है ही नहीं, तो एन ज़ीरो। मान लो अगर कैपेसिटी सैक की टू भी हो जाए, तब भी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास वेट्स ही नहीं है। वेट्स नहीं है क्यों, क्योंकि एन ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अब मान लो मेरे पास एन इक्वल्स टू वन, मतलब मेरे पास 1 kg का वेट तो है, पर मेरे पास सैक की कैपेसिटी ज़ीरो है। इस बार देखो, जो डब्ल्यू सी है उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़ीरो, तो फिर भी आउटपुट ज़ीरो आएगा। अब मान लो मेरे पास एन जो है वो टू दिया है और फोर दिया है, दो वेट्स दिए हुए हैं मुझे, बट सैक की कैपेसिटी अभी भी ज़ीरो है, तो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो हमें देनी है, रिटर्न करनी है, वो भी ज़ीरो आएगी, और इस केस में भी ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए जो है इस केस में हम लोग ये ज़ीरो से इनिशलाइज करते हैं, एन इक्वल्स टू ये और ये। आपको रीज़न भी समझ आ गया होगा। भाई जब वेट ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे वैल्यू रिटर्न करूँगा, कैसे वैल्यू दूँगा, तो वैल्यू ज़ीरो ही होगी ना, ठीक। सेम वाइस वर्सा, अगर मेरे पास एरे ही नहीं है, तो मैं कैसे कैसे वेट में भरूँगा, वेट मान लो मेरे पास कैपेसिटी अगर 100 किलो भी हो गई, मेरे पास जब वेट्स ही नहीं है, तो मैं वैल्यूज़ कैसे निकालूँगा, ज़ीरो ही होगी। तो अब कोड देख लेते हैं आइटरेटिव का, रीज़न तो समझ आ गया होगा। तो आइटरेटिव का कोड कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डीपी मैट्रिक्स है हम एन को, एक मिनट, जो डीपी मैट्रिक्स हम लोग है उसे हम लोग वहाँ पे ज़ीरो डाल देंगे, डीपी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैंने क्या बोला था, एन को रिप्लेस करना है आई से, डब्ल्यू को रिप्लेस करना है जे से, कर दिया। और सॉरी, डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ जे। तो अगर आई ज़ीरो है या जे ज़ीरो है, तो हमारी डीपी ऑफ आई 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 जे क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा।
अब सेम वही कंडीशन आ जाएगी हमारी कि अगर जो पहले नॉर्मल कंडीशन लिखता हूँ, अगर जो हमारा वेट है वो हमारे n-1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो सिलेक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो डीपी ऑफ, स्टोर भी करना है, ठीक है, साथ साथ डीपी ऑफ आई कॉमा जे। अच्छा ठीक है, इसको क्या लिखा था हमने, डब्ल्यू, एन कॉमा डब्ल्यू लिखा था, तो एन कॉमा डब्ल्यू इक्वल्स टू मैथ्स डॉट मैक्स ऑफ वेल ऑफ आई माइनस वन प्लस knapsack of w माइनस डब्ल्यू टी ऑफ n माइनस वन किया था। ये पहले का कोड लिख रहा हूँ, अभी का नहीं, पूरा देख के जाना। ठीक है, और क्या लिखा था हमने, knapsack ऑफ w कॉमा डब्ल्यू टी, इस बार वेट में से कुछ माइनस नहीं होगा, कॉमा n कॉमा कुछ इस तरीके से लिखा था। ठीक, तो अब मैंने क्या बोला, w को मुझे रिप्लेस करना है j से और n को करना है i से। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा आइटरेटिव कोड। वैसे ही यहाँ पे n को i से, w को j से, यहाँ पे भी i से रिप्लेस कर दिया मैंने ऑलरेडी इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, नैपसैक ऑफ, ये जो है ये हमारा क्या है, नैपसैक ऑफ, ये हो गया हमारा डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे माइनस डब्ल्यू टी ऑफ आई माइनस वन। तो आई में से मैंने एक रिड्यूस कर दिया और मैंने वेट में से जो हमने जो सिलेक्टेड वेट है वो हटा दिया, तो ये इस तरीके से बन गया। क्लियर, और यहाँ पे जो है सेम उसी तरीके से क्या बनेगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, हमने उसे एलिमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, सिलेक्ट नहीं किया, तो वेट माइनस नहीं होगा कुछ भी, और जो आई है हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ आ गई। एल्स, अब हमारा जो ये एक ब्रांच का कोड हो गया ये वाला, ये दूसरी ब्रांच का कोड है जिसमें जो वेट है हमारा, जिस पे पॉइंटर है, वेट जो है वो बड़ा होता है अगर कैपेसिटी से, तो हम लोग उसे सिलेक्ट नहीं करते, एक ही पॉसिबल केस होता है वो। ठीक, तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू, ये सेम एज इट इज ऐसा आता है, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक, तो अब रिटर्न करेंगे हम लोग, हमारा आंसर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टॉप डाउन है तो हमारा आंसर कहाँ प्रेजेंट होगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन कॉमा एम एन कॉमा डब्ल्यू में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइटरेटिव कोड। एक बार रन कर ले, कुछ एरर, होप सो नो नहीं हो, आ ही गया। ठीक है, इसको डबल इक्वल्स चाहिए और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी एरर थी, मैंने टाइपो कर दिया था। यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू टी ऑफ जे की जगह आई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू टी ऑफ एन माइनस वन करते हैं हम लोग, चेक क्या करते हैं हम लोग, डब्ल्यू टी ऑफ एन माइनस वन, प्रीवियस हमने रिकर्सिव जो कोड लिखा था मैंने उसमें आप चेक कर लेना, डब्ल्यू, तो हमें एन को आई से रिप्लेस करना है। ठीक, तो अभी देखते हो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। तो टेस्ट केस ओके, तो दिस इज द आइटरेटिव कोड। तो हमने इस वीडियो में ना सारी की सारी चीज़ें देख ली कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, इसलिए हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। पहले हमने रिकर्सिव अप्रोच देख ली, फिर हमने क्या देख ली, मेमोइज्ड अप्रोच देख ली, फिर हमने जो है आइटरेटिव अप्रोच देखी। अब अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक, तो लेट्स सी नोटपैड में। ठीक है, तो जो फर्स्ट सोल्यूशन लिखा हमने उसमें हमारे पास कोई भी एक आइटम के लिए
2 चॉइसेस थी, चॉइस 1, चॉइस 2। तो उन 2 चॉइसेस में मतलब हमारे पास 2 थी और हमारे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स थे? एलिमेंट्स n थे, तो 2 की पावर n कंप्यूटेशंस होंगे, ठीक? और हम लोग जो है रिकर्सिव जो यूज़ करते हैं, तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो n होती है। क्यों? क्योंकि एक जो है ऑक्सिलरी जो स्टैक लगती है हमें, रिकर्शन स्टैक लगती है, उसकी वजह से n एलिमेंट्स मतलब n साइज़ की स्टैक लगेगी। क्लियर? ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गई हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सॉल्यूशन 1, ठीक? अब जो हमने सॉल्यूशन 2 डिस्कस किया मेमोइज्ड, ठीक है? तो मेमोइज्ड अप्रोच में क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होगी n क्रॉस n, n क्रॉस w, जो कि हमें मांगी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन में क्या थी, देखो n क्रॉस w, ठीक? मतलब मेमोइज्ड ही मांगा था हमसे। तो ये मेमोइज्ड कैसे आई? n हमारे पास है, वे हमारा साइज एरे का, और वेट जो हो गया वो एरे। तो नंबर ऑफ शेल्स जितने हैं, ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हो रहे हैं n क्रॉस w। और जो ऑक्सिलरी स्पेस है, मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, वो लग रही है n क्रॉस w, ये जो शेल है हमारा, जो मैट्रिक्स है, प्लस एक ऑक्सिलरी स्पेस लगेगी रिकर्सन के लिए, ठीक? रिकर्सिव एक n, ठीक? तो n इंटू मतलब n इंटू डब्ल्यू प्लस n, ये हो गई सेकेंड सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर हम बात करें फोर्थ जो हमारा सोल्यूशन है, थर्ड सोल्यूशन है, मतलब जो आइटरेटिव सोल्यूशन है, उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेमोराइजेशन और आइटरेटिव की सेम होती है, n क्रॉस डब्ल्यू। बस जो ऑक्सिलरी स्पेस जो होती है रिकर्शन की, वो आइट्रेशन में हट जाती है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आइटरेटिव का, ठीक है? तो आज के वीडियो में यही था। आपने बहुत ही डिटेल में नैपसैप प्रॉब्लम समझ ली है, तीनों अप्रोचेस देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ऐसा बेसिक सा ही क्वेश्चन करेंगे, बट हम लोग इतनी अप्रोचेस एक वीडियो में नहीं देख पाएंगे बिकॉज बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाता है। तो हमारा एम है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। प्रॉब्लम समझेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, दैट्स ऑल, ठीक? तो 100 डेज तक यही करना है। मतलब आज तो डे 1 हो गया, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग ऐसा करेंगे। ये बहुत ही लेंदी वीडियो हो गया है आई थिंक, तो नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा शॉर्ट रखने का, क्रिप्स रखने का ट्राई करेंगे। तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।